आज की क्लास में हम बात करेंगे मुख्तलिफ जो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान, उन पे हम बात करेंगे। तो पहली जो इसमें ट्रीटी है वो है पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी का जो मकसद था वो ये था कि इट बैंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट्स इन द एटमॉस्फेयर, इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। ये न्यूक्लियर टेस्ट्स को बैन कर रहा था, एक तो एटमॉस्फेयर में और आउटर स्पेस में, और उसके साथ साथ अंडर वाटर टेस्ट पे बैन, पीटीबीटी के तहत बैन लग गई। सिर्फ इसमें यह था कि अंडरग्राउंड जो टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट थे, वो इसमें अलाउड थे। इसका मतलब है कि इसने काफी हद तक जो है न्यूक्लियर टेस्ट पे पाबंदी आयद की थी। ये जो पीटीबीटी है इस पे साइन कब हुआ है? अगस्त 5 1963। तो इट वाज साइंड ऑन अगस्त 5 1963। और कहाँ पे साइन हुआ है, लोकेशन क्या थी? मॉस्को, जो कि उस वक्त यूएसएसआर की कैपिटल थी और आजकल वो रशिया की कैपिटल है। अच्छा, ये जो ट्रीटी है ये कब इंप्लीमेंट हुई है? इफेक्ट, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 10 1963। तो अक्टूबर 10 1963 से ये लागू होगी, इंप्लीमेंट होगी। पर्पस इसका क्या था? स्लोइंग न्यूक्लियर आर्म्स रेस। इसने आर्म्स रेस जो थी उसको स्लो किया, उसकी जो पेस थी उसको कम किया, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा पहला जो पॉइंट था दैट इससे क्या हुआ कि न्यूक्लियर टेस्ट्स पे एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस और अंडर वाटर जो टेस्ट थे उन पे बैन लगी। तो इसका मतलब है कि काफी हद तक इसने इस न्यूक्लियर रेस को, आर्म्स रेस को, इसकी पेस को स्लो डाउन करने में मदद दे दी, क्योंकि इस ट्रीटी के तहत सिर्फ अंडरग्राउंड टेस्ट किए जा सकते थे। अच्छा, इसका असर क्या रहा? व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट? वो ये था कि सब्सटेंशियल डिक्लाइन, काफी हद तक हम कह सकते हैं कि जो जिसको कि रिमार्केबल जो डिक्लाइन देखने में नजर आया, किसमें? कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है उसमें काफी हद तक जो है कमी वाक़ा हुई, पेश आई। तो ये इसका असर था, क्योंकि इससे एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस में न्यूक्लियर टेस्ट करने पे पाबंदी आयद हुई थी। अच्छा, इसके बाद जो एक और ट्रीटी है दैट इज एनपीटी, जिसको हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहते हैं। दिस इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का क्या मकसद था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो पहला मकसद था दैट दैट वाज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव को रोकना और वेपन टेक्नोलॉजी के फैलाव को रोकना, ये तो पहला मकसद, पहला ऑब्जेक्टिव था एनपीटी का। नंबर सेकंड क्या था? टू प्रमोट कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनपीटी न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन इस्तेमाल को जो है प्रमोट कर रहा था, उसको प्रमोट। न्यूक्लियर पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का क्या होता है? मतलब यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट वी कैन, दैट इज कॉल्ड एज पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जहां पे एक न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो पीसफुल न्यूक्लियर यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एनपीटी के तहत अलाउड था। नंबर थर्ड, इसमें जो एक और ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू फर्दर, दैट मींस टू प्रमोट द गोल्स ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के मकसद को हासिल करना जो है वो एनपीटी का असल में मकसद था। देखिए यहाँ पे बात आ गई डिसआर्मामेंट। ये डिसआर्मामेंट क्या चीज है? डिसआर्मामेंट का मतलब है, अगर आप यहाँ पे देख सकें स्क्रीन पे लिखा हुआ कि डिसआर्मामेंट का मतलब होता है टोटल एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है, मतलब यहाँ पे है कि न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कंप्लीट इस पे रोक आयद करना, इसको कंप्लीटली खत्म करना, एलिमिनेट करना, वो असल में डिसआर्मामेंट का मतलब होता है। लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि कंप्लीटली खत्म करना न्यूक्लियर मटेरियल को, ये पॉसिबल, इस मकसद को हासिल करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि सिंस टोटल एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए टोटल एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डिसआर्मामेंट में बाकी चीजें भी इंक्लूड करते हैं। वो क्या करते हैं कि एन एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, अगर आप तादाद ही कम करेंगे, लिमिटिंग, उस
न्यूक्लियर मटेरियल के न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट को कम करेंगे, उसकी तादाद को लिमिट करेंगे, या एबॉलिशिंग वेपन, सब चीजें इसमें आएंगी, रिड्यूसिंग भी आएंगी, लिमिटिंग भी आएंगी, एबॉलिशिंग वेपन। सो डिसआर्मामेंट क्या होता है फिर? टोटल एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। Since total elimination is not possible, so it is also described as an act of reducing, limiting, or abolishing weapons. So this is what we call as disarmament. तो यहाँ पे हम फिर से पहुंचेंगे एनपीटी पे। हम बात कर रहे थे कि जो नंबर 3rd पॉइंट जो था, दैट वाज टू फर्दर और टू प्रमोट द गोल्स ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। ये तो ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स थे एनपीटी के। आगे हम बढ़ेंगे। जो इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया, दैट वाज ओपन जो सिग्नेचर के लिए, तो 1968 से इस पे साइन करना शुरू हो गया। और इस ट्रीटी पे साइन कहाँ कहाँ किया जा सकता था? साइमल्टेनियसली 3 लोकेशंस रखी गई साइन करने के लिए, एक वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को। अच्छा, ये जो ट्रीटी है ये कब से इफेक्ट में आ गई, इंप्लीमेंट कब से हुई? इट केम इनटू इफेक्ट इन 1970। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आज की डेट तक इस ट्रीटी पे सिर्फ 4 ऐसे मेंबर्स हैं, यूएन मेंबर्स हैं, जिन्होंने अभी तक इसको साइन नहीं किया है। उसमें एक तो साउथ सूडान है, क्योंकि ये चूंकि कुछ ही साल पहले ये मुल्क वजूद में आया है, सूडान से अलग करके एक और मुल्क वजूद में आया है, तो इस वजह से इसने साइन नहीं किया है। तो मतलब यह है कि इन नियर फ्यूचर जो है साउथ सूडान भी एनपीटी पे साइन करेगा। लेकिन 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको एनपीटी पे साइन करने में वो उस पर राजी नहीं हो रहे हैं, उनकी अपनी वजूहात हैं। वो क्या वजूहात हैं? जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है और इजराइल। दीज आर द 3 कंट्रीज व्हिच हैव नॉट साइंड एनपीटी। उन्होंने साइन एनपीटी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उसकी अपनी वजूहात हो सकती हैं, वो हम किसी और दिन जो है उस पर, किसी और मौके पे उस पर बात करेंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका नाम है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको ये काम दिया गया है कि ये जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स हैं, जिन्होंने एक एनपीटी को साइन किया है, ये वक्त मतलब मुख्तलिफ औकात पे रेगुलरली चेक करता है, वेरीफाई करता है कि जो इसके सिग्नेटरीज हैं, क्या वो इस ट्रीटी को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो इसके जो इस ट्रीटी के जो मुख्तलिफ इसमें जो मतलब रूल्स हैं, क्या उन रूल्स की पासदारी होती है, उन रूल्स को फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है। इस वजह से जो भी इसके सिग्नेटरी स्टेट्स हैं, उनके जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हैं, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, उनके जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनको इंस्पेक्ट किया जाता है IAEA के इंस्पेक्टर्स की तरफ से, ताकि ये देखा जाए कि वो जो मेंबर स्टेट्स हैं, सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स हैं, वो क्या इस ट्रीटी को फॉलो करते भी हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें यह है कि ये जो एनपीटी है, ये सिर्फ कुछ स्टेट्स को इन रूल से मुबर्रा करता है। मतलब यह है कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन पे ये एनपीटी इनको अलाउ करता है, न्यूक्लियर वेपन्स रखने की इजाजत देता है। वो कौन से स्टेट्स हैं? उनको हम कहते हैं इट अलाउज ओनली न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को एनपीटी न्यूक्लियर वेपन्स रखने की इजाजत देता है। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन से हैं? दीज आर द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का मतलब है कि the states which have manufactured and exploded nuclear explosive device prior to January 1, 1967। जिन मुल्कों ने 1967 1 जनवरी 1967 से पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उनको हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहते हैं। और एक और चीज इसमें जो है पॉइंट टू नोटेड है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ये सब न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस एंड चाइना। दीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और यही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी हैं, और इनको ये अलाउ है कि दे कैन कीप देयर न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा, आगे हम बढ़ेंगे। एक और जो है उसको हम कहते हैं, एक और ट्रीटी जो है उसको कहा जाता है साल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। ये एक और दौर है। इसमें हम कुछ ट्रीटीज की बात करेंगे जो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज के हवाले से इसमें बातचीत हुई है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स के तहत। तो इसमें 2 राउंड्स की बात होगी, 2 राउंड्स ऑफ बायलैटरल कॉन्फ्रेंसेस, 2 राउंड्स ऑफ बायलैटरल कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज बिटवीन
यूएसए एंड यूएसएसआर। तो 2 राउंड्स इस साल्ट के तहत 2 राउंड्स की कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, बायलैटरल कॉन्फ्रेंसेस, दैट मींस 2 इसमें जो 2 पार्टीज रही हैं, 2 ग्रुप्स रहे हैं या 2 मुल्कों के दरमियान ये बातचीत हुई है। एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था और दूसरा यूएसएसआर था। और पर्पस क्या था साल्ट का? पर्पस वाज आर्म्स कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो पहला जो दौर था दैट वाज साल्ट 1, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1। इसमें किन स्टेट हेड्स हैं, किन मुल्कों के सरबराहान ने इसमें हिस्सा लिया था? एक यूएसएसआर के जो उस वक्त हेड थे, ब्रेजनोव उनका नाम था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था निक्सन, प्रेसिडेंट निक्सन, उन्होंने इस बातचीत में हिस्सा लिया था, साल्ट 1 में हिस्सा लिया। अच्छा, नेगोशिएशंस कमेंस्ड इन हेलसिंकी, और ये जो बातचीत हुई थी ये कंप्लीट कहाँ पे हुई थी? फिनलैंड की कैपिटल जो हेलसिंकी, वहां पे ये बातचीत हुई थी। दिस इज डेट क्या थी? नवंबर 1969। और इसमें इन 2 मुल्कों के हेड्स ने साइन किए थे। और कब साइन हुए थे? ऑन 26 मई 1972 को साइन हुए थे इस ट्रीटी पे। इसका नतीजा क्या था? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस टॉक्स एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटी? इस पे साइन हुआ था। नंबर 1 था कि ट्रीटी ऑन लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो था उसको लिमिट किया गया था। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उनकी तादाद को कम करने की जो कोशिश की गई थी सॉल्ट 1 के तहत की गई थी, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑन लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। जो नंबर 2 जो ट्रीटी की गई थी दैट वाज, जो नंबर 2 जो इसमें रिजल्ट इसका नतीजा था वो था इंटरिम एग्रीमेंट ऑन लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। ठीक है। तो दूसरा नतीजा ये था कि स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स पे एक लिमिटेड एक बैन लग गई थी, लिमिटेड पाबंदी की गई थी। इसमें एग्रीमेंट हुआ था कि उनको स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स पे की तादाद जो है कमी की जाएगी, लेकिन ये जो लिमिटेशन थी ये इंटरिम एग्रीमेंट था, ये टेम्पररी एग्रीमेंट था। इसकी एक खास मुद्दत रखी गई जिस मुद्दत तक ये लागू रहेगा। वो क्या मुद्दत थी? इट वाज इंटेंडेड टू रिमेन इन फोर्स फॉर 5 years। दूसरा जो ये था कि ये कब तक लागू, ये कब तक इम्प्लीमेंट रहेगा, इसकी मुद्दत क्या रहेगी? 5 साल। 5 साल तक ये इंटरिम जो 5 साल तक लिमिटेशन लागू होगी, पाबंदी लागू होगी किस पे? स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, उनकी तादाद को लिमिट किया जाएगा। अच्छा, इस इंटरिम एग्रीमेंट को देखा जा रहा था कि ये क्या होगा कि एक होल्डिंग एक्शन, एक सबसे जैसे कि एक चीज को रोका जाएगा, होल्ड किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा। और किस चीज को? डिजाइन टू सपोर्ट एबीएम ट्रीटी। इसका मकसद ये था कि एबीएम जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी है उसको ये सपोर्ट करेगा। किस तरह से? बाय लिमिटिंग कंपटीशन इन ऑफेंसिव स्ट्रेटेजिक आर्म्स। जो ऑफेंसिव स्ट्रेटेजिक आर्म्स में इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक कंपटीशन चल रहा था, उस कंपटीशन को लिमिट किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, उस पर जो है लिमिट लागू की जाएगी। और उससे ये भी होगा कि एंड टू प्रोवाइड टाइम फॉर फर्दर नेगोशिएशन, ताकि इस पीरियड को हम इस्तेमाल करें कि इस पे और ज्यादा पेशरफ्त हो सके और हम आगे बढ़ सकें और इस पे बातचीत हो सके, ताकि कोई परमानेंट हल भी, फिर इसमें कोई परमानेंट ट्रीटी जो है फ्यूचर में कोई परमानेंट ट्रीटी साइन हो जाए। तो ये साल्ट 1 का मकसद था। हम आगे बढ़ेंगे, साल्ट 2 की बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, दिस सेकंड जो कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें किन स्टेट्स हेड्स ने हिस्सा लिया था? स्टेट हेड्स, एक तो यूएसआर की तरफ से वही ब्रेजनोव थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से नए प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। तो इसमें 2 स्टेट हेड्स कौन कौन से थे? एक तो यूएसएसआर के ब्रेजनोव थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जिमी कार्टर थे। अच्छा, ये नेगोशिएशंस, इस पे जो बातचीत शुरू हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? दैट वाज इन नवंबर 1972। 1972 में ये सिलसिला शुरू हुआ था, ये बातचीत चली थी। एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ साइन? कब हुआ एग्रीमेंट? एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 18th of June 1979। और जगह कौन सी थी? वही जो पहली थी, प्लेस जो थी हेलसिंकी, फिनलैंड। अच्छा, इस साल 2 का क्या पर्पस था, क्या मकसद था? लिमिटेशन ऑन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। देखिए, जैसे हमने पहली बात की, साल्ट 1 में जो है इंटरिम एग्रीमेंट हुआ था, एक टेम्पररी एग्रीमेंट हुआ था 5 साल तक जिसकी मुद्दत रखी गई थी। तो साल्ट 2 में था कि परमानेंट एक एग्रीमेंट इस पे किया जाए। तो लिमिटेशन ऑन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स में जो एग्जांपल हम दे सकते हैं दैट इज इंटर कॉन्टिनेंटल
बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। मिसाइल्स की टाइप है इंटरकॉन्टिनेंटल, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक उसको उसमें उससे मार कर सकते हैं। इसका मतलब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी तादाद को कम करना ये मकसद इसमें इस साल 2 का था। अच्छा, आगे हम बढ़ेंगे कि यूएस सेनेट। अच्छा हाँ, इसका एक लेकिन इसका ये हुआ कि इस साल 2 जो थी, इस पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का एक सिस्टम है कि प्रेसिडेंट जो भी एग्रीमेंट करता है उसको फिर अप्रूवल मिलनी चाहिए पहले यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट से, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट जो है उससे उसने इस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं किया, अप्रूव नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि 79 से जो है उसमें साइन हुए थे, लेकिन उसी 79 में ही 1979 में ही लेट 1979 में अफगानिस्तान ने क्या किया, सोवियत यूनियन ने क्या किया, उसने अफगानिस्तान में अपनी फौजें दाखिल की, जिसको हम कहते हैं इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। तो इसका मतलब है कि एक और फ्रंट खोला सोवियत यूनियन ने। तो इस चीज को यूनाइटेड स्टेट्स ने इस पे जो है नाराजगी का इजहार किया, और उस नाराजगी की वजह ये हुई कि साल 2 जो है इसको यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया। और जब यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया तो फिर यही रद्द अमल सोवियत यूनियन ने भी दिखाया, उन्होंने भी इसको फिर लागू नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इस वजह से ये हुआ कि लागू होने के बगैर ही साल 2 जो है वो एक्सपायर हो गई। कब? दिसंबर 31 1985। लागू होने के बगैर ये इसकी मुद्दत जो है इसकी ये ट्रीटी एक्सपायर भी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि साल 2 जो है वो नतीजा खेज नहीं रही। अच्छा, इसके बाद हम एक और ट्रीटी की बात करेंगे, दैट इज स्टार्ट स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2। स्टार्ट का मतलब है कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। यहाँ पे एक आर्म्स को रिड्यूस करना है मकसद था यहाँ पे। तो ये क्या था? इट वाज अ बायलेटरल ट्रीटी। ये एक बायलेटरल ट्रीटी थी, किसके दरमियान? बायलेटरल का मतलब है कि दो इसमें पार्टीज थी, दो ग्रुप्स थे, दो मुल्क इसमें शामिल थे। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था और दूसरा यूएसएसआर था। और इसका मकसद ये था कि रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स की तादाद को लिमिट और रिड्यूस करना। और साइन कब हुआ था इस पे? 31 जुलाई 1991 को स्टार्ट पे साइन हुआ, स्टार्ट को साइन किया गया, स्टार्ट पे सिग्नेचर्स हुए। अच्छा, सिग्नेटरीज कौन कौन से थे, किस किस ने इस पे साइन किया? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश सीनियर। यहाँ पे जॉर्ज बुश सीनियर कहा गया क्योंकि उसके बाद इनके बेटे भी प्रेसिडेंट रहे यूनाइटेड स्टेट्स के, जिनको जॉर्ज बुश जूनियर कहा जाता है। लेकिन ये जॉर्ज बुश सीनियर थे जिन्होंने इस ट्रीटी पे साइन किया था। और यूनाइटेड यूएसएसआर की तरफ से वहां के जो हेड थे, यूएसएसआर के हेड थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने इस पे साइन किया। अच्छा, ये लोकेशन क्या थी सिग्नेचर की, कहाँ पे, किस जगह पे ये साइंस किए गए, सिग्नेचर्स किए गए? तो दैट वाज मॉस्को, दैट इज यूएसएसआर। यूएसएसआर की जो कैपिटल है मॉस्को, वहां पे ये जो है दस्तखत किए गए थे इस ट्रीटी पे। अच्छा, ये ट्रीटी कब से लागू हुई? इफेक्टिव फ्रॉम 5 दिसंबर 1994। 1994 से ये ट्रीटी लागू हुई। इसके बाद एक और जो ट्रीटी है दैट इज स्टार्ट 2, स्ट्रेटेजिक दिस जो ये इसमें स्टार्ट, जैसे जिस तरह से पहली जो थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, तो ये नंबर सेकंड क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, दिस इज नंबर सेकंड। तो नंबर सेकंड इस पे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ था? ये भी एक बायलेटरल ट्रीटी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के दरमियान। देखिए, यहाँ पे हमने बात की रशिया, क्योंकि ये वो टाइम है, ये वो दौर है जब सोवियत यूनियन बिखर गया था, वो खत्म हो गया था। इस वजह से अब सोवियत यूनियन नहीं था, अब सोवियत यूनियन की जगह रशिया ने ली थी। तो एग्रीमेंट जो है यूएसए और रशिया के दरमियान हुआ था। मकसद यही था कि मकसद क्या था? रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। साइन कब हुए हैं इस ट्रीटी पे? इट वाज साइंड ऑन 3 जनवरी 1993। 3 जनवरी 1993 को इस पे सिग्नेचर्स हुए हैं। और कहाँ पे सिग्नेचर्स हुए हैं? जो मॉस्को, विच वाज नाउ द कैपिटल ऑफ रशिया। ये मॉस्को ही जगह थी, लेकिन ये अब यूएसएसआर की कैपिटल नहीं थी, बल्कि ये रशिया की कैपिटल थी। अच्छा, इस ट्रीटी में सिग्नेटरीज कौन से थे, किन किन सरबराहान ने, लीडर्स ने इस पे साइन किया? तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से वही जॉर्ज बुश सीनियर थे, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। और रशिया की तरफ से जो उस वक्त रशियन प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्सिन, यूनाइटेड सोवियत यूनियन, सॉरी, बोरिस येल्सिन रशिया की तरफ से इस पे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अच्छा,
स्ट्रेटजिक इस स्टार 2 का पर्पस क्या था? तो पर्पस की अगर हम बात करेंगे तो पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि लिमिट ऑन मल्टीपल वॉरहेड कैपेसिटीज पे एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन ईच साइड्स नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों मुल्कों के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनकी तादाद को कम करना ये मकसद था, और जो मल्टीपल वॉरहेड कैपेसिटीज जो थी उनकी, उसकी तादाद को जो है वो उसको भी कम करना। अच्छा, इसको ये है कि ये जो ट्रीटी थी, दोनों कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया डिस्पाइट रेटिफिकेशन बाय बोथ कंट्रीज, लेकिन ये हुआ कि इट नेवर एंटर्ड इनटू इफेक्ट। ये फिर भी रेटिफिकेशन के बावजूद ये ट्रीटी लागू नहीं हुई, क्योंकि इसमें वजह क्या थी? रशिया विड्रू फ्रॉम ट्रीटी। रशिया ने ट्रीटी से बाहर आ गया, वो ट्रीटी के जो लवाजमत थे उससे उसने इनकार किया। वजह क्या थी? इन रेस्पॉन्स टू यूएसए's विड्रॉल फ्रॉम एबीएम ट्रीटी। यूएसए ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि पहले ट्रीटी की गई थी यूएसए की तरफ से, जिसमें दोनों मुल्क में दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, तो उस ट्रीटी से यूएसए विड्रॉ कर गया था। तो इन प्रोटेस्ट ये हुआ कि रशिया ने इस स्टार 2 से विड्रॉ किया। तो इसका मतलब है कि ये भी फिर इसका भी कोई मकसद, फिर ये भी नतीजा खेज नहीं रही। इसके बाद एक और दौर है, दैट इज कॉल्ड एज न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट क्या है? इट्स ए न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशिया। ये भी एक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है रशिया और यूएसए के दरमियान। इसका फॉर्मल नेम क्या है? फॉर्मल नेम क्या है, मतलब कागजों में जो इसका नेम है, कागजों में दोनों मुल्कों के पास, वो है कि मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। मतलब ये है कि इस ट्रीटी का मकसद क्या था कि और फर्दर इकदाम उठाने की जो पहले भी इकदाम किए गए थे, स्टेप्स उठाए गए थे स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स की तादाद को कम करने की। तो ये एक और कदम था उसी डगर पे, ये एक और कदम था कि स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स की जो तादाद है उसको कम करने की तरफ एक और स्टेप उठाया गया था। यही इसका नाम था, मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। ये जो ट्रीटी थी, इट वाज साइंड ऑन 8th of April 2010। कहाँ पे? प्राग, जो कैपिटल है चेक रिपब्लिक, वहां पे इस ट्रीटी पे जो है साइंस किए गए। और ये लागू कब से हुई? 5th of February 2011। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये किया जाता था उस वक्त जब ये साइन हुई थी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2021 तक ये कंटिन्यू करेगी। इसके जो सिग्नेटरीज थे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से प्रेसिडेंट जो उस वक्त थे बैरक ओबामा, और रशिया के जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट मेडवेडोव। तो ये इन दो लीडरान के दरमियान ये ट्रीटी जो है वो तय पाई थी। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट वेरियस एग्रीमेंट्स एंड वेरियस ट्रीटीज, और जो नेगोशिएशंस दोनों मुल्क के दरमियान हुई थी, इस पे ये एक जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था उन ट्रीटीज के हवाले से। तो आज की क्लास यहीं तक महदूद रहेगी। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह एक और टॉपिक लेके आपके सामने आ जाएंगे।